ये बड़ा अजीब है कि गांधी जी ने एक दिन कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज डर गए, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। मतलब वो कहते हैं ना कि एक दिन रेड क्लिफ आया, उसने एक लाइन खींच दी नक्शे में, कह दिया कि ये हिस्सा पाकिस्तान होगा, ये हिस्सा भारत होगा। अरे भाई, तुमने क्या किसी से पूछा? तुमने कोई ढंग से सर्वे किया? यहाँ तक कि जो 5 लोगों की कमेटी थी जिसमें 2 मुसलमान थे, 2 हिंदू थे और रेड क्लिफ उसका हेड होता था, उन 4 को भी उसने नहीं बताया। और आपको बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त को 1947 पर, तो तब तक भारत का नक्शा क्या है ये डिसाइडेड नहीं था। बड़ा तगड़ा विरोध प्रदर्शन गांधी की सभाओं के अंदर, लोग बोलते कि हम नो आखिरी में सब हो रहा है, हिंदू महिलाओं के बलात्कार होने, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो गांधी उस पर जो बयान देते हैं, गांधी कहते हैं कि अगर किसी महिला का बलात्कार हो रहा है तो उसे अपनी जबान को अपने दांतों के बीच चबाकर मर जाना चाहिए। ये गांधी की बात वो टालते नहीं थे सरदार पटेल, बिल्कुल फॉलोअर थे उनके। लेकिन 1947 में जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है, उसके बाद जो घटनाक्रम तेजी से बदलना शुरू होता है, जब देश में सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू होता है, तब सरदार पटेल और गांधी के संबंध पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। पटेल अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, ये मौलाना आजाद ने लिखा है। पटेल गुस्से में उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रुककर क्या करूंगा, जब गांधी जी ने तय कर लिया है कि इस अनशन के माध्यम से वो सारे हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं। तो सरदार पटेल मुंह पे बोलने लगे थे कि आप अपने अनशन से हिंदुओं के मुंह पे कालिख पोत रहे हो बापू। नमस्ते प्रखर जी। नमस्कार, आपका स्वागत है अन्वीक्षिकी की पॉडकास्ट पे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी आपके घर पे। एंड मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि ये ऐसी आपकी बुक में ऐसी सारी चीज़ें हैं गोडसे और गांधी और पार्टीशन के रिलेटेड, जो मेरे जैसे जनरेशन मिलेनियल्स और मेरे आगे वाले जनरेशन जेन जीज, इनको पता नहीं है बिल्कुल भी पॉपुलर नैरेटिव में। और आपकी बुक हिंदी में भी है, तो मुझे डाउट ही है कि मेरे जनरेशन वाले ज़्यादा पढ़ेंगे। तो बस आई होप कि इंग्लिश भी आ रही हो। बिल्कुल आ रही है। और बस आज स्टार्ट करते हैं फिर कन्वर्सेशन। तो मेरा हमेशा से आपका जो एक मैंने सुना है और दूसरे लोग से भी जो सुना है, वो ये है कि 1942 का जो मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, मैं बचपन में 4th स्टैंडर्ड में एक क्विज जीता था। उसका फाइनल आंसर था कि ब्रिटिश कौन से मूवमेंट से बाहर निकले थे इंडिया से जो एकदम इफेक्टिव था। और मैंने बजर दबाया और मैंने बोल दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड यस, और वो शायद टाई ब्रेकर राउंड था, तो मैं जीत गया। और तब से लेके रिसेंटली तक मुझे ऐसा लगता था कि ये तो वन ऑफ द मेजर रीजंस है इसका होने का। और बाकी दूसरा जो हम बात करेंगे आगे कि डायरेक्ट एक्शन डे था, उससे तो एक्चुअली पार्टीशन का तरफ चला गया। पर इसके पहले तक मुझे लग रहा था कि बस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, मैं बोला 5 साल लग गए उसके बाद में भी, चलो ठीक है, नॉन वायलेंस होता है तो शायद टाइम लग जाता होगा। पर रिसेंटली कुछ और चीजें बाहर निकल के आ रही है, तो क्या वो एक्चुअली इफेक्टिव था? पहले उधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके साथ हुआ वो मेरी जनरेशन के साथ हुआ, मेरी जनरेशन के पहले जो जनरेशन थी उसके साथ भी हुआ। हमको बचपन से यही पढ़ाया गया कि 1942 का जो आंदोलन था वो उसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जबकि 1942 का जो आंदोलन था वो सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका आज़ादी के अंदर कोई भी योगदान नहीं था। अच्छा, थोड़ा बहुत हो सकता है, एक 2-3 दिन के लिए अच्छा माहौल बना था 1942 के आंदोलन में, लेकिन उसकी वजह से अंग्रेज छोड़कर भारत छोड़कर चले गए। ये बड़ा अजीब है कि गांधी जी ने एक दिन कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज डर गए, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। ये हमें बचपन से एक, जो कहते हैं ना कि हमें इतिहास को इसलिए इस तरह का पढ़ाया गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का, जिससे कि हम जो असली नायक हैं, जो आज़ादी के जो और भी नायक हैं, उनको हम दबा दें, उनके योगदान को दबा दें। तो इसलिए हमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जो घुट्टी है वो बचपन से घोल घोल के जो है वो हमें कोर्स की किताबों के अंदर पढ़ाई गई। उसकी वजह यह है कि 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो वो आंदोलन 3 हालात में शुरू हुआ। ये खुद मौलाना आजाद की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अच्छा। तो उन्होंने अपनी बुक जो लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, उसके अंदर पूरा वर्णन करते हैं कि हम सब लोग, मतलब उनका कहना था कि मैं, नेहरू, बाकी अन्य कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते थे कि 1942 का आंदोलन शुरू हो, क्योंकि आंदोलन शुरू करने का सही समय नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन गांधी इस आंदोलन को इसलिए शुरू करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे एक सैन्य आंदोलन लेकर भारत की तरफ आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी
को लग रहा था कि हमें भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए, और इस वजह से एक आंदोलन की भूमिका तैयार हो जाती है। और फिर नेहरू भी उसमें हाँ में हाँ मिला के शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सबका मानना था शुरुआत में कि ये आंदोलन शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी के दबाव में आंदोलन शुरू करते हैं। और ये बात कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये मौलाना आजाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है। अब होता क्या है, अब जब ये आंदोलन शुरू होता है, तो जब ये आंदोलन शुरू होता है मुंबई से, तो पूरी कांग्रेस कार्य समिति को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके, ठीक है। तो अब गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, बड़ा ही रोचक किस्सा है जो मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वो लिखते हैं कि जब हम गिरफ्तार करने के बाद एक ही ट्रेन के अंदर हमें मुंबई से ले जाया जा रहा था, तो सरोजनी नायडू हमारे बोगी के अंदर आई और उन्होंने कहा कि गांधी जी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप लोगों को मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो पूरी कार्य समिति एक डब्बे में थी और गांधी और सरोजनी नायडू वगैरह दूसरे डब्बे में थे ट्रेन के। ओके। तो मौलाना आजाद लिखते हैं कि जब मैं गांधी जी से मिलने पहुंचा, जब हम लोग गांधी जी से मिलने पहुंचे ट्रेन में, उनके डब्बे में पहुंचे, तो गांधी जी अपने पूरे जीवन में इतने हताश और निराश नजर नहीं आए जितना उस दिन नजर आए। क्योंकि फिर मौलाना आजाद लिखते हैं कि क्योंकि गांधी जी को यह अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज महज 24 घंटे में या इतनी जल्दी इस आंदोलन को कुचल देंगे। गांधी जी को लग रहा था कि अंग्रेज कुछ दिन तक इस आंदोलन को चलने देंगे। अब क्यों गांधी जी को ऐसा लगता था कि आंदोलन को कुछ दिन चलने देंगे? क्योंकि गांधी जी के पुराने आंदोलनों को अंग्रेजों ने पहले दिन से कभी नहीं कुचला। ये बाकी रिसर्चर को इसका अध्ययन करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता था, लेकिन गांधी के किसी आंदोलन को एकदम से कभी अंग्रेजों ने नहीं कुचला। तो गांधी को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी, उनको ऐसा लगता था कि ये आंदोलन भी वो कुचलेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त 1942 के जो समय था उसमें अंग्रेज उस स्थिति में नहीं थे कि वो आंदोलन को जारी रहे, क्योंकि बुरी तरह से वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए थे। इसलिए वो दूसरा मोर्चा नहीं खोल, इसलिए उन्होंने आंदोलन तत्काल 24 घंटे में कुचल के सबको गिरफ्तार कर लिया। अब नेताओं को कुचल लिया तो जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से क्लूलेस हो गए, उनको कोई बताने वाला नहीं था वो आंदोलन कैसे चलेगा क्या नहीं। क्योंकि गांधी जी को प्रिंस आगा खान महल में भेज दिया गया और इनको अहमदनगर किले के अंदर भेज दिया गया। जेल तो मैं कहता नहीं हूं, दोनों कह सकते हैं कि नजरबंदी थी, किले के अंदर थे लोग सारे कांग्रेस के नेता, तो तमाम सुविधाएं भी इन सबको बहुत उपलब्ध थी। तो खुद अरुणा आसफ अली को 42 की बिजली कहा जाता है। अरुणा आसफ अली बहुत बड़ी नेता थी कांग्रेस की, और गवली टैंक में उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया था मुंबई के। तो जब उनको उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया, 42 की बिजली उनको कहा जाता, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जब नेताओं की गिरफ्तारी हो गए तो हम सब कार्यकर्ता क्लूलेस हो गए थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हमें क्या करना है। और भारत, उससे जब पूछा गया अरुणा आसफ अली से 25 साल बाद, आजादी के 25 साल बाद धर्मयुग में उनका इंटरव्यू छपा था, तो उस इंटरव्यू में अरुणा आसफ अली कहती हैं, उनसे पूछा कि क्या भारत को आजादी भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से मिली? तो बोलते नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन कोई इस आजादी की वजह नहीं था। बोले ये आंदोलन तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था, हम लोगों को बताने दिखाने रास्ता दिखाने वाला नहीं था, तो ये गलत बात है कि भारत को आजादी इस आंदोलन की वजह से मिली। वो भूमिगत रहकर 3-4 साल वो पकड़ नहीं पाई अंग्रेज पुलिस उनको। अच्छा। तो सबसे बड़ा चेहरा थी अरुणा आसफ अली, मतलब वो सबसे बड़ा चेहरा थी। मतलब कोई बाकी सब तो गिरफ्तार हो गए बड़े नेता, लेकिन अरुणा आसफ अली लोगों के घरों में छुपती नहीं, जिनमें संघ के कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के कई बड़े नेताओं ने उनको शरण दी अपने घरों के अंदर, लाला हंसराज उनमें से दिल्ली के थे। तो ऐसे करके 3-4 साल वो भूमिगत आंदोलन जो है वो चलाती रही। और ऐसे भूमिगत आंदोलन चलाने वाले में से एक बहुत बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया था तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने में मजबूर हो गई थी। बहुत बड़े नेता जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भी अपने एक पत्र जो उनका, वो भी भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो वो भी अपने पत्र में लिखते हैं, वो सार्वजनिक है वो पत्र, उसमें लिखते हैं कि हमारा आंदोलन बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है, और ये वजह है, इसको हम कह सकते। तो वो खुद उस वक्त अपने पत्रों में लिख रहे हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो नाकाम हो चुका है। अब हम आते हैं दोस्तों, हमारे आसपास एक बहुत ही गंभीर समस्या चल रही है, और वो है हमारे घर के बड़े और बुजुर्गों का अकेलापन, और इसे मिटाने आ गया है जैन वॉइस। जैन वॉइस भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑनलाइन क्लब है, और वो सिर्फ और सिर्फ बड़े और बुजुर्गों के लिए ही बनाया गया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जैन वॉइस साथी का। इसमें ट्रेंड साथी है जिन्हें बड़े लोगों से बात करना बहुत मजा आता है। इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी स्पेसिफिक होती है जहाँ पे ये बड़े लोगों से बात करते समय ज़्यादा सुने, उनकी समस्या को समझे, और कुछ ऐसी एडवाइस देनी हो तो वो दे भी पाए अपने क्षमता अनुसार। और इनकी बैकग्राउंड भी ऐसी होती है जिन्हें बड़े लोगों से बात करने में जनरली बहुत मजा आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर
वो है जेन वाइज इवेंट्स का। यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन इवेंट्स में पार्ट भी ले सकते हैं, जैसे क्विज, अंताक्षरी, तंबोला। तंबोला माने हाउसी। इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, जैसे सुबह हम योगा जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं या लाफिंग क्लब में जाते हैं। तो फिर किस बात की देरी है, जाइए। है कोई जो आपकी परवाह करता है तो डाउनलोड द जेनवाइज ऐप नाउ। अब हम आते हैं इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एटली पर। एटली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को आजादी की घोषणा की थी। जो आजादी के समय भारत जब आजाद हुआ था तब वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। वो बाद में कलकत्ता आए तो एक हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या भारत को आजादी भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से दी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले हमने तो आजादी फौज जो बन गई थी और जो आईएनए विद्रोह हुआ था, आईएनए बन गई थी और जो नेवल विद्रोह हुआ था उसकी वजह से हमने भारत को आजादी किया। भारत छोड़ो आंदोलन की कोई वजह नहीं थी। ठीक है, तो अब आप आइए सरदार पटेल और नेहरू के संस्मरणों पे। ये खुद सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इसका जिक्र आता है। इसका जिक्र कई पुस्तकों के अंदर आता है कि जब अहमदनगर जेल के अंदर ये बैठे हुए थे, पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने अहमदनगर आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट, हाँ 1942 के आंदोलन के बाद, जब पूरी गांधी को तो प्रिंस आगा खान महल भेज दिया और जो पूरी कांग्रेस की कार्य समिति थी उसको अहमदनगर के किले में भेज दिया गया, जिसको अहमदनगर जेल कहा गया। उस जेल के अंदर नेहरू बंद थे, सरदार पटेल बंद थे, आचार्य कृपलानी बंद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद बंद थे, पूरी पूरी कांग्रेस कार्य समिति 12-15 ये नेता जो थे। तो ये आपस में एक जिक्र आता है इनका आपस में, जो डायरियों के अंदर, जो डायरी भी लिखते थे ना ये लोग अपने खाली समय में, तो उनमें जिक्र आता है। और ये बकायदा राजमोहन गांधी जी पटेल लाइफ जो उन्होंने बुक लिखी, राजमोहन गांधी जी के पोते हैं, उन्होंने जो सरदार पटेल की जीवनी लिखी है उसके अंदर इसका जिक्र है। खुद नेहरू के सिलेक्टेड वर्क्स और जवाहरलाल नेहरू के अंदर इसका जिक्र आता है। इसको नेहरू का पूरे एक एक भाषण और डायरी और संस्मरणों का जो जिसमें संकलन है, भारत सरकार ने उसको प्रकाशित करवाया उसकी देखरेख में। तो उसके अंदर वर्णन आता है कि जेल के अंदर तीखी बहस होती थी इनके बीच में। अच्छा, कि हमने आंदोलन क्यों शुरू किया, ये तो फ्लॉप हो गया आंदोलन, और ये आंदोलन को कुचल दिया, हम इतने साल से जेल में बंद हैं, हम बाकी आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, इस वक्त हमें जेल के बाहर होना चाहिए, जितना अपना प्रभाव बाहर बढ़ाता जा रहा है। तो ये निराश थे कि हमने आंदोलन शुरू करके करा क्या, ये क्या बेवकूफी कर दी हमने। अब देखिए हो क्या रहा है। नहीं तो शुरुआत की सिर्फ एक ही जन की वजह से हुई कि सबकी सहमति से हुई? नहीं, सबकी सहमति हो गई। जब गांधी की जिद थी, पहले तो विरोध था, एक पक्ष था गांधी वगैरह, जो गांधी और कुछ लोग चाहते थे कि हाँ ये आंदोलन शुरू करना चाहिए, लेकिन नेहरू और मौलाना आजाद का मानना था कि सही समय नहीं है आंदोलन शुरू करने का, इस वक्त अंग्रेज हमें टॉलरेट नहीं करेंगे हमारे इस आंदोलन को। लेकिन जब गांधी ने वीटो दे दिया कि नहीं हमें आंदोलन शुरू करना, तो सब गांधी के कहने पर उस आंदोलन को शुरू कर दिया। लेकिन जब जेल में आत्ममंथन करते थे, आत्मचिंतन करते थे, आपस में बैठकर जब मंथन करते थे, तो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। जबकि जब गांधी कह रहे थे तो आपने क्यों नहीं समझाया, हमने आंदोलन उस समय क्यों हम में बोल दिया, हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए था, क्योंकि निराश थे। जेल के अंदर इन्हें अखबार मिलते थे, बाहर की सारी खबरें इनको मिलती थी, तो इनको लगता था कि हम जेल, ऐसा नहीं था कि जेल में जाने से ये दुखी थे, मतलब इनका कहना था कि हम जेल के अगर बाहर होंगे तो सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद जो भी, तो हम कुछ कर पाते, हम जनता के बीच में दूसरे आंदोलन की तैयारी कर पाते, अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के पास बेहतर ढंग से रख पाते। लेकिन जेल में बंद करके जिन्ना उधर बाहर प्रभाव बना रहा है, जिन्ना को खुला मैदान मिल गया है, तो ये निराशा थी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मैंने आपको जितने एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको मौलाना आजाद का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको अरुणा असफ अली का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको जयप्रकाश नारायण का उदाहरण दिया, मैंने आपको नेहरू का दिया, पटेल का दिया, और पूरी अंदर की चर्चा जो लिपिबद्ध कर दी गई है, पुस्तकों में दर्ज है, उसका बताया। तो वो सब मान रहे हैं जो उस आंदोलन में शामिल थे, मतलब उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर सब लोग मान रहे हैं कि यह आंदोलन फ्लॉप हो गया था। लेकिन हमारे इतिहासकार नहीं मानते। हमारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इसी की वजह से हमें भारत को आजादी मिली। भाई ऐसा कौन सा आंदोलन होता है जो 1942 में शुरू होता है और आजादी 5 साल बाद मिलती है? भैया क्रांतियां, आंदोलन होते हैं, उनको तत्काल असर दिखाई देते हैं। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो सोवियत संघ की क्रांति हो, बोस्टन टी पार्टी, चाहे वो ईरान की क्रांति हो, चाहे अभी हम बहुत पीछे ना जाके अभी हम हाल की लीबिया का किस्सा देखें, या हमने जो अरब क्रांति, अरब देशों के अंदर जो लगातार क्रांतियां हुई थी, या हम थोड़ा सा पीछे जाए 1990 के दशक की शुरुआत की बात करें, जब पूरे पूर्वी यूरोप से जो है वो चाहे रोमानिया से लेकर हंगरी से लेकर सब जगह पर जो कम्युनिस्ट सरकारें गिरी, तो दिनों के अंदर असर होता है ना। ये 5-5 साल तक ना क्रांतियों के असर, 5 साल बाद रिजल्ट आता है उसका। तो ये झूठ है। मतलब जो नेता उस आंदोलन में शामिल हैं वो मान रहे हैं हम ये आंदोलन हमारा फ्लॉप है, लेकिन हमें इतिहास का क्या पढ़ा रहे हैं, जो आपको हमको बचपन में पढ़ाया कि इसी की वजह से आजादी मिली। तो बड़ा मतलब उसको कहते हैं ना कि ये बहुत ही नाइंसाफी है इतिहास के साथ।
बहुत ज्यादा। पर मेरे दो सवाल इससे उठते हैं कि ये जो 1942 में जो शुरू किया, वो जैसे आपने पहले कहा कि एक साइड पे आईएनए बन गई और वो आ रही है इंडिया की तरफ सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में, ये इसलिए तो नहीं कर दिया कि ये वॉयलेंस है, क्योंकि आर्मी रिलेट्स टू वॉयलेंस, और ये तो अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं और उस पे आजादी दिलाना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई थी क्या इनकी कि मैं तो भाई अगर ये इफेक्टिव हो जाते हैं तो मेरा जो इतने सालों की तपस्या है या जो एफर्ट्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा, इनके ऊपर जनता का पूरा। तो वो एक वजह थी, क्योंकि मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में लिख के गए कि गांधी जी भी प्रभावित होने लगे थे सुभाष चंद्र बोस के कार्यों से। अच्छा। ये मौलाना आजाद लिखते हैं कि उन्होंने जिस तरह से वो विदेशों में काम किया, तो गांधी की नजर में भी वो नायक एक अलग, मतलब शुरुआत से गांधी जी उनकी तारीफ तो करते ही थे सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन जो उन्होंने बाहर जाके किया था उससे गांधी भी प्रभावित होने लगे थे, ऐसा मौलाना आजाद लिखते हैं। और स्थितियां ऐसी बन गई थी कि लोग ये आरोप लगाने लगे थे कि यार ये, क्योंकि उसके अगर हम देखें तो बहुत लंबे समय से कोई आंदोलन नहीं हुआ था आजादी का, कांग्रेस ने एक लंबे समय तक आंदोलन नहीं किया था, और सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी कोशिश विदेशी धरती से भारत को आजाद कराने की कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है ये भाव जो है वो कांग्रेस के अंदर आने लगा था। अब यहाँ पे मैं कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा, बड़ा महान नेता है भारत का, वो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक लिखी है भारत विभाजन के गुनहगार। उसके अंदर वो ये बात लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब जापान और जर्मनी की धरती से भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे, तो नेहरू यहां पर विक्षिप्त की तरह व्यवहार कर रहे थे। मतलब उसकी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस जो कार्य कर रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया में नेहरू विक्षिप्त की तरह व्यवहार कर रहे थे। विक्षिप्त आने पागल, मैडनेस। तो ये राम मनोहर लोहिया ने लिखा। कई जगह पर नेहरू के बयान है कि अगर सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेकर भारत में आते हैं तो मैं उनका मुकाबला करूंगा, डंडे से उनका मुकाबला करूंगा, भारत पर इस तरह का हमला नहीं हो सकता है। तो नेहरू ये ईस्टर्न बॉर्डर पे जाके इस तरह के बयान दे रहे, तो नेहरू ने कहा कि कम से कम सुभाष चंद्र बोस कुछ तो कर रहे थे, और नेहरू सिर्फ यहां पे विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। ये कोई प्रखर श्रीवास्तव के वर्ड्स नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राम मनोहर लोहिया ने लिखा। तो उस वक्त की जो स्थितियां बन गई थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी हो गई थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ये दिखाना है, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और बिना किसी प्लानिंग के शुरू किया गया। उसको लेकर कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि ये इनके दिमाग में नहीं था कि हमें इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनको लगा हम लंबे समय तक नेतृत्व करते रहेंगे और जनता को हम अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। तो जब गिरफ्तार हो गए तो जनता बेलगाम हो गई। तो भारत छोड़ो, जो आप जिस अहिंसा की बात करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई है, मतलब खुद गांधी निराश हुए। गांधी ने कई बार अपने भाषणों में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो हिंसा हुई थी, जो गांधीवादियों ने की थी, उसको लेकर बहुत निराशा व्यक्त करी। सरकारी जो डाक खाने होते थे, उनके जो तार की लाइन होती थी वो काट दी जाती थी, पटरियां उखाड़ दी जाती थी, आगजनी होती थी, लूटपाट की घटनाएं होती थी, सरकारी दफ्तरों को लूट लिया जाता था। मतलब ये कुछ समय तक अराजक माहौल, खासकर बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी में सब बहुत हुआ उस दौरान। तो वो एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया था। तो वो एक छितरा हुआ आंदोलन था जिसकी कोई रूपरेखा नहीं थी। तो ये सब विसंगतियां हैं इतिहास की जो हमको कभी ढंग से पढ़ाई नहीं गई, और जब ये सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो समंदर में कोई सुई खोजना है या भूसे का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है उसके अंदर कोई छोटा सा कांटा ढूंढना है, या ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। ये सब कुछ लिपिबद्ध उस समय के रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद है, लेकिन खास तौर से उसको एक खास मकसद से इसको छुपाया जाता है, इस जो सच है उसको दबाया जाता है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि असली नायक जो हैं उनके चेहरे सामने आए, उनके योगदान को मालूम। सिर्फ एक ही ब्रांड है जो इसने आपको आजादी दिलाई है। पर मेरा दूसरा सवाल इधर से ये आता है कि अगर ब्रिटिश के पास इतनी अच्छी मतलब कैपेसिटी थी कि विद इन 24 आवर्स वो इतनी बड़ी मूवमेंट जो हमें बताई जाती है उसको दबा दे, तो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट लोगों को वापस अपने साथ में लाने की, हाँ भाई हिंसा ही तुम्हें जिता रहा है, इसके लिए किया। क्योंकि मुझे तो आपके बातों से वही समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ब्रिटिश तो आराम से कुचल दी इसको, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट तो इसका कुछ पावर ऐसे भी होने नहीं वाला था। अगर एक्चुअली इतना इफेक्टिव होता तो कब ब्रिटिश, अगर मतलब मैं आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ब्रिटिश के अगेंस्ट ये पावरलेस ही था एनीवे, क्योंकि वो तो 24 आवर्स में कर दिया। पर
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो लोगों को बस कंट्रोल करने के लिए कि भाई अहिंसा ही तुम्हारा मार्ग है और ये आईएनए जो कर रही है वो पूरा रॉन्ग है। बेसिकली अपनी भूमिका ये दिखाना कि हम भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हुए हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, ये दिखाना था। और उनको लगा, देखिए अगर क्या होता है कि अगर आपको, मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लीजिए अगर आपको आंदोलन शुरू करना चाहिए था, और ये बात सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये सही मौका है, हमें इस भारत सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो भारत पर शासन कर रही है, ये इस वक्त दुश्मन कमजोर है, हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन गांधी का तब का स्टैंड क्या था, कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड क्या था कि नहीं, जब भले ही ब्रिटिश हमारे दुश्मन है लेकिन जर्मन भी हमारे दोस्त नहीं है, वो जो व्यवहार हिटलर कर रहा है, तो हम ऐसे में अपने ब्रिटेन को हम इस तरह से धोखा देकर आंदोलन नहीं। तो आपने 3 साल तक तो आंदोलन किया नहीं, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। फिर अचानक आप 1942 में बोलते हो कि नहीं अब तो हम आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ना, ब्रिटेन ने कभी ये वादा किया कि आप जो है हम आपको आजादी दे देंगे, अटलांटिक चार्टर जो रूजवेल्ट की उस पे अमेरिका ने बनाया था, उसमें भारत को बाहर रख दिया था इन लोगों ने। हाँ जी। हम तो ऐसा कोई वादा भी अचानक जो पहले दिन करके तोड़ दिया गया, तो गांधी जी का अजम्पशन था। हाँ, मतलब तो आपने जो 1939 में आपको कर लेना चाहिए था, उसके लिए आप 3 साल का इंतजार करते रहे। तो वो जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग ही अपने आप में कई सवाल उठाती है कि ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया। क्योंकि वो एक और जो बहुत मैंने अभिजीत जी के साथ जो किया है उसमें उन्होंने कहा था कि जो नेवल म्यूटिनी थी 1946 की, उसमें भी यही हुआ था कि जब उनको सपोर्ट करने का टाइम था, बट मेरे ख्याल से दोनों मुस्लिम लीग, कांग्रेस और तीसरी तो कम्युनिस्ट पार्टी जो अपॉर्चुनिस्ट थी, तो उनको पता नहीं गिने ना गिने, पर इनको लग रहा था कि अरे अगर म्यूटिनी हो गई और आर्मी को पता चल गया तो हमारा वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले जाके उनको दबाया, पटेल जी को भेज के उनको शांत कर दिया और उनको रातों रात, जो एक्चुअली बात है कि नहीं आप पे कुछ केस नहीं होगा, बट इन्हें अरेस्ट कर दिया, इनको एकदम मतलब लापता ही हो गए सारे लोग। तो ये भी एक है कि इनको इतना इनसिक्योरिटी था अपने इमेज का कि भाई हम हैं तुम्हारे फेस, तुम हमारे अलावा कोई है ही नहीं। थोड़ा सा मेरा मत भिन्नता है कि जब नेवल विद्रोह जब होता है तो उस वक्त जब पटेल उसको रोकने के लिए जाते हैं, हाँ, और जितना भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मिला जुला एक विद्रोह था, हिंदू मुसलमान सैनिकों, नौसैनिकों द्वारा किया गया, तो कुछ जिन्ना के प्रभाव में भी थे, कुछ कांग्रेस और तीनों फ्लैग ऊपर थे। हाँ, तीनों फ्लैग ऊपर जाते थे। तो पटेल जब उसको दबाने गए या जिन्ना ने उनसे अपील करी, तो उनका वजह ये थी कि 46 तक बहुत चीजें क्लियर हो चुकी थी कि अब भारत की आजादी मिलने का समय आ गया है। मतलब ये कुछ दिनों की बात है, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इसके बीच में अंग्रेज छोड़कर जाएंगे, क्योंकि वो आजादी के लिए कैबिनेट मिशन और ये सब चर्चाएं और ये सब बातचीत भी करीब करीब उसके तत्काल बाद शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात तय है कि उस विद्रोह की वजह से ही अंग्रेज घबरा गए। हाँ। और जो आप ऑचिनलेक वगैरह की जब डायरीज पढ़ते हैं, उनके अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने एग्जिट प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि हम सुरक्षित कैसे भागे। भारतीय सेना में भर्ती तो कर ली उन्होंने कि विश्व युद्ध के नाम पर, दूसरे विश्व युद्ध के नाम पर, और वीर सावरकर ने बहुत भारतीय सैनिकों की भर्ती करवाई उस युद्ध में। युवाओं को बोला कि तुम ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लो, तो वो सारे जो युवा वीर सावरकर ने भर्ती करवाए थे या भर्ती हुए, तो उनको भी मन में आ ही गया था कि हमारे पास एक रास्ता सुभाष चंद्र बोस भी हमको दे चुके हैं। तो भारतीय सेना इतनी बड़ी सेना हिंदुओं की हो चुकी थी उस वक्त तक। पहले तो मुसलमानों को वर्चस्व होता था भारतीय सेना में, तो वो वीर सावरकर ने उस वर्चस्व को तोड़ दिया। उन्होंने भारतीय युवाओं की भर्ती करवाई विश्व युद्ध के अंदर। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं समझ में आया था कि इस सेना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और उसकी चिंगारी वो म्यूटिनी जो नेवल विद्रोह था उसके अंदर उनको दिखाई दे गई। तो उसके बाद प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो कहीं वो सारे अंग्रेज जो अकाउंट्स है, वो जो जल्दबाजी में छोड़कर भागते हैं, उसी वजह से भागते हैं। और पूरे ऑचिनलेक के जब आप रिकॉर्ड पढ़ेंगे, जो उस वक्त सेना का, ब्रिटिश आर्मी का हेड था, तो पूरा उस पर एग्जिट प्लान बना रखा था कि अगर म्यूटनी बड़े लेवल पे होती है, 1857 में से हुई थी, अगर इस तरह का कोई विद्रोह होता है, भारतीय सेना करती है, तो हम कैसे प्लान बनाएंगे, हम किस जगह से भारत को छोड़ेंगे। तो उसके लिए 2 पोर्ट उसने चुने थे। पहला पोर्ट था कराची, दूसरा पोर्ट था मुंबई, अच्छा, और कुछ कलकत्ता से हम निकालेंगे। तो इसके लिए पूरा प्लान बनाया था कि पहले जो जाएंगे वो सिविलियंस जाएंगे, और सिविलियंस में भी महिलाएं और बच्चों को, ब्रिटिश जो है उनको हम बाहर निकालेंगे। सेकंड लाइन जो होगी वो सरकारी कर्मचारी जो ब्रिटिश मूल के हैं वो बाहर निकलेंगे, और सबसे आखिरी में ब्रिटिश आर्मी जो है भारत को छोड़ेगी। तो इस तरह के प्लान वो बनाकर बैठे हुए थे। मतलब वो प्लान अगर वो बना रहे थे तो जाहिर तौर पर उनके मन में इस बात का डर था कि भारतीय सेना कभी भी कुछ विद्रोह कर सकती है, कर तो सकती है। तो
वजह जो भारत को आजाद करने की बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें गांधी का योगदान नहीं है या कांग्रेस का योगदान नहीं है या कांग्रेस के जो सरदार पटेल हो गए, नेहरू हो गए, इनका योगदान है, बिल्कुल योगदान है, बट एक ये ही सभी जगह हमारे ठेका सम्मानित है। नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही विचारधारा को, एक ही दल को सारा आजादी का आंदोलन का श्रेय दे देंगे, तो वो भी फिर नाइंसाफी है। आपको जब भारत को आजादी क्यों मिली, उसमें आपको तमाम स्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें कांग्रेस का भी की भी महानता का भी जिक्र करना पड़ेगा, गांधी और उनके सहयोगियों का जो महान योगदान है उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी, सुभाष चंद्र बोस ने जो कार्य किया, बड़ा कार्य करके दिखाया, उनको भी उसका श्रेय देना पड़ेगा। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके अंदर जो स्थितियां बनी थी उसको भी आपको समझना पड़ेगा, और आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि अंग्रेज इतने कमजोर हो चुके थे उस वक्त तक कि वो भारत पर शासन करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना लूटना था भारत को वो तब तक लूट चुके थे। नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था उसमें करीब करीब सभी देशों को आजादी मिलना तय थी, और ये हुआ भी। एक्चुअली इंडिया का के बाद से लगातार जो एक आजादी की अफ्रीकन कंट्रीज या फार ईस्ट में आप चले जाएं, चाहे श्रीलंका का जिक्र ले लें, तो सभी देश आजाद होते हैं। तो उस वक्त की जो राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां थी उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत को आजादी क्यों मिली, सिर्फ एक कहानी से नहीं चल देगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इन दो लाइन में आप नहीं समझ सकते ना पूरी आजादी की कहानी को। योगदान सबका है, यहां पर किसी का अपमान कर देगा कोई मकसद नहीं है, सबका योगदान है। लेकिन जब बात हो तो सबकी बात होना चाहिए, और उन स्थितियों की भी बात होना चाहिए जिन स्थितियों की वजह से भारत को आजादी मिली। क्योंकि हमें तो एक हिस्ट्री में बताया जाता था कि 1948 में डिसाइड हो गया था डेट, बट फिर अचानक से एक साल पहले वापस डिसाइड हो जाता है कि अब ले लो 47 15 अगस्त टेक इट, वैसा हो गया था। इतना डिटेल में नहीं बताते क्यों हुआ था, बट समथिंग चेंज्ड ऐसा। ये माउंटबेटन को जो भेजा था एटली ने, उसने उसकी जो उसको टाइम फ्रेम दिया गया था माउंटबेटन को, वो दिया गया था कि 30 जून 1948 तक आपको भारत को आजाद करना है। माउंटबेटन ने क्यों किया, क्योंकि इसका बड़ा विरोध हुआ। अगर आप समय ले लेते, आप 30 जून तक का समय ले लेते और अचानक इस तरह से अफरा तफरी के अंदर आप भारत को आजादी नहीं देते, तो शायद जो आजादी के दौरान जो दंगे हुए उसको बहुत सही ढंग से रोका जा सकता था। उसकी 2-3 वजह मैं आपको बताता हूं, मतलब एक पक्ष में, दोनों पक्ष बताऊंगा आपको। पहला पक्ष जो कहता है कि अगर आजादी अफरा तफरी में नहीं दी गई होती, कि क्या हुआ था कि जब रेड क्लिफ जिसने भारत और पाकिस्तान का सीमा का विभाजन किया था, उसको बहुत कम समय मिला था और बड़ी जटिल किस्म की वो पूरा पंजाब की और बंगाल की सीमा रेखा थी। तो उसका विभाजन उसने बड़ा ही अजीब, उसको बिना स्पॉट पर जाए से नक्शे को देखकर, तो कई ऐसा हुआ करतारपुर साहिब इतना बड़ा तीर्थ स्थान था, वो पाकिस्तान चला गया सिखों का, तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से उसने वो रेड क्लिफ लाइन खींची। मतलब वो कहते हैं ना कि एक दिन रेड क्लिफ आया, उसने एक लाइन खींच दी नक्शे में, कह दिया कि ये हिस्सा पाकिस्तान होगा, ये हिस्सा भारत होगा। अरे भाई, तुमने क्या किसी से पूछा? तुमने कोई ढंग से सर्वे किया? यहां तक कि जो 5 लोगों की कमेटी थी, जिसमें 2 मुसलमान थे, 2 हिंदू थे और रेड क्लिफ उसका हेड होता था, उन 4 को भी उसने नहीं बताया। और आपको बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त को 1947 पर, तो तब तक भारत का नक्शा क्या है ये डिसाइडेड नहीं था। रेड क्लिफ का जो अवार्ड है, जिसको रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं, जो पूरे क्या सीमाएं होंगी, कौन सा, वो 18-19 अगस्त को जारी होता है। मतलब आजादी के 4 दिन बाद तक कई लोगों को ये मालूम नहीं था कि वो किसका हिस्सा है। कई पाकिस्तान के जो गांव हैं, जो पाकिस्तान में चले गए गांव, वो हिंदू बहुल गांव थे, वहां पर 15 अगस्त को तिरंगा फहरा दिया उन लोगों ने। अच्छा। इस जोश में कि हम तो भारत में ही रहेंगे। ओके। तो जब पाकिस्तान बन गया तो सोचिए क्या हाशिर हुआ होगा उन लोगों का। इवन लाहौर हाईकोर्ट में, इस वक्त नाम बोल रहा हूं, लाहौर हाईकोर्ट के एक जज थे, उन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि उनके बड़े सोर्सेस थे, उनको लगा लाहौर तो भारत का हिस्सा बनने वाला है जी। उनने अपने परिवार को शिफ्ट नहीं किया, और जब मालूम पड़ा कि लाहौर तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो फिर परिवार को आनंद फानंद में बुलाया। तो इसलिए ये इतनी कत्लेआम जो अब जो एक पक्ष कहता है कि अगर 30 जून तक का समय मिलता, तो ये जल्दबाजी के अंदर ये सब रेखाएं जो खींची गई जल्दबाजी में खींची जाती है, सर्वे होकर इंसाफ के साथ बंटवारा होता। एक पॉइंट ये। इसके पक्ष में दूसरा पॉइंट जो दिया जाता है कि डिले करना चाहिए था 30 जून तक, जब आपके पास समय था, तो उसकी वजह यह हो सकती थी कि जैसे ही भारत आजाद हुआ और सत्ता जो है पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में चले गई, तो तब तक भारत को कंट्रोल करने वाले जो लोग थे, मतलब जो भारत में कानून व्यवस्था जो बनाते थे, वो सब ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश आर्मी का जो है वो मन उचट गया कि अब तो हमारा बचा ही नहीं, हम क्यों। तो ब्रिटिश आर्मी के जो अफसर थे, जो पूरी इंडियन आर्मी को कंट्रोल करते थे, उनका मन उचट गया। जो ब्रिटिश बड़े अधिकारी थे
पुलिस के, उनका मन उचट गया। जो गवर्नर्स थे सारे ब्रिटिश होते थे, उनको लगा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, अब तुम आपस में लड़ो मरो, तुम्हें जो करना है करो। तो उनका जो इंटरेस्ट खत्म हो गया। और चूंकि नेहरू हो गए या पटेल हो गए, या मैं जिन्ना को भी मानता हूं, लियाकत अली को भी इसमें मानता हूं, उनके पास सरकार चलाने का कोई ऐसा अनुभव नहीं था। उन्हें सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने का, आंदोलन चलाने का, विद्रोह करने का, तो लियाकत अली और जिन्ना के पास तो वो भी नहीं था। उन्होंने जीवन में कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाया उन दोनों ने। तो इनके पास तो ये लोग अनुभव उस तरह का नहीं था। और एकदम भारत आजाद हुआ और इतनी बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी, तो वो अगर ये 30 जून तक का समय होता, ब्रिटिश आर्मी उस भूमिका में होती। अब ब्रिटिश आर्मी बढ़ गई थी, आधी पाकिस्तान चले गई, आधी इंडियन थी, तो वो आपस में क्यों लड़ते। तो बहुत सारे इसमें एंगल थे। तो अगर 30 जून तक का समय मिलता तो हो सकता है कि जो हिंसा हुई उस पर लगाम लगाई जा सकती थी। बट वाइसरॉय तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन माउंटबेटन ये कहता है, उसका दूसरा पक्ष, माउंटबेटन का पक्ष ये होता है, वो कहता है कि अगर मैं इसको डिले करता तो हिंसा का स्केल और ज्यादा होता। मतलब माउंटबेटन के हवाले से डोमिनिक लापियर, अभी कितनी बात सही है कितनी झूठी है, मतलब ये तो डोमिनिक लापियर ने एक लंबा इंटरव्यू, 48 घंटे का इंटरव्यू किया था माउंटबेटन का। मतलब 48 घंटे का इंटरव्यू है, अलग अलग दिनों में लिया। अच्छा। एक साथ नहीं लिया। मर जाएगा आदमी 48 घंटे लगातार बोलेगा तो। मतलब अलग अलग दिनों में बैठ के इंटरव्यू किया, 48 घंटे के टेप्स, ऑडियो टेप्स डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस के पास, जिसके आधार पर उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी। उसके अंदर वो दावा करते हैं कि जब 18 शायद अगस्त का आखिरी हफ्ता का वो जिक्र करते हैं कि जब सरदार पटेल और नेहरू टूट गए कि यार ये हम तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कहते हैं कि जब नेहरू पंजाब गए, एक लियाकत अली और नेहरू मिलकर पंजाब में उन्होंने पूरे हालात को जब जायजा लिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, जब ये दोनों ने साथ में पंजाब का जायजा लिया आजादी के बाद, तो दोनों बड़े ही शर्मिंदा और दुखी हुए कि यार हमने क्या कर दिया। मतलब लाखों लोग जब उनने देखी ऊपर से हवाई जहाज से कि लाखों लोग जो है वो चले जा रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि यार हमने क्या कर दिया, मतलब कि हमने क्या हो गया हमसे। तो वो निराशा, वो पटेल को पत्र भी लिख रहे हैं वहां से, बड़े निराशाजनक भाव नेहरू के उस वक्त नजर आते हैं। सरदार पटेल को भी लगता है ये क्या हो गया, ये क्यों तो ये दोनों बकौल, ये मैं नहीं कह रहा, ये डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी बुक में लिख के गए, और माउंटबेटन ने उनको ऐसा बताया कि दोनों माउंटबेटन के पास पहुंचे, बोला कि हमें अनुभव नहीं है सब चलाने का। अच्छा। हमें देश चलाने का, सरकार चलाने का, ब्यूरोक्रेसी संभालने का, पुलिस सेना संभालने का अनुभव नहीं है, लेकिन आपके पास अनुभव है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ब्रिटिश नेवल के वो हेड थे माउंटबेटन, और हीरो माना गया था उनको सिंगापुर में। अच्छा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और शासन चलाने के पास उनका अनुभव था। तो उन्होंने कहा कि आप ही शासन चला लो, हम लोग हैं, लेकिन आप वापस व्यवस्था संभाल लो। माउंटबेटन ने इन दोनों से कहा, मतलब ये डोमिनिक लापियर लिखते हैं कि माउंटबेटन ने उनसे कहा कि आप समझ रहे हो आप किस तरह का ऑफर मुझे दे रहे हो। मतलब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि देश आजाद हो गया है और उसके बाद भी मैं ही सब कुछ तय कर रहा हूं, तो कितना अजीब मैसेज जाएगा। तो फिर एक रास्ता निकाला गया बकौल, वो फिर वो बाद में, खैर वो ऑन रिकॉर्ड भी एक रास्ता वो ये था कि एक, अब उस कमेटी का नाम, एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का हेड माउंटबेटन को बनाया गया। उसमें रक्षा मंत्री बलदेव सिंह भी थे, गृह मंत्री सरदार पटेल भी थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, और एनवी गार्गी, पीडब्ल्यू, जो उस समय की स्थितियों को कर सकते थे, उन सबके उसमें कमेटी बनाई गई जो दंगों पे और विभाजन की, जो उसके बाद की जो शरणार्थी समस्या थी, उन सबका निराकरण करती थी। लेकिन उस पूरी कमेटी के जो हेड थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के थे। तो एक पक्ष ये भी था कि ये लोग सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, तो इतने घबरा गए थे कि माउंटबेटन के पास पहुंच गए कि आप ही वापस से टेक ओवर कर लो, हमारे बस का तो है नहीं। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर ना करे, आप टेक ओवर कर लो, क्योंकि आपका अनुभव है। ये डोमिनिक लापियर लिखते हो। तो बड़ी अजीब अजीब किस्म की चीजें जब हम उस वक्त के रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं, हर पक्ष को जानते हैं, तो बड़ी एक नई नई कहानियां, दिलचस्प कहानियां सामने आती है जो कभी बताई नहीं गई। तो ये बिल्कुल नई और दिलचस्प कहानी मेरे लिए तो जरूर थी। हाँ, तो ये उसके दो पक्ष है कि 30 जून 1948 तक अगर होता तो क्या हिंसा कम होती या हिंसा ज्यादा होती। अब ये अलग अलग पक्ष हैं और दोनों ही पक्ष में अपनी अपनी दलीलें हैं। तो आज जब हम 70-80 साल बाद बैठ के जब एक ड्राइंग रूम में डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद हम भी इस विषय से शायद इंसाफ नहीं कर पाएंगे कि उस वक्त जो फैसले हो रहे थे वो क्या सही थे या गलत थे, या पहले हो जाता तो कम हिंसा होती, बाद में होती ज्यादा हिंसा होती। अब ये आज इसका आकलन करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल तो है। सो लेट्स जंप थोड़ा सा पीछे, 1946
डायरेक्ट एक्शन डे होता है, नेवल रिवोल्ट, म्यूटिनी, आजकल लोग बोलते हैं रिवोल्ट बोलिए, म्यूटिनी मत बोलिए, तो नेवल रिवोल्ट होता है, बट वील कम टू डायरेक्ट एक्शन डे। इसमें और फिर गांधी जी की पॉपुलैरिटी डिक्रीज होने में बहुत ज्यादा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ रिलेशंस है, तो उससे क्या हुआ ऐसा? देखिए क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ तो डायरेक्ट एक्शन डे होने के बाद कांग्रेस पर ये आरोप लगे, और इवन एक मैं अगर बहुत ही न्यूट्रल बात करूं, हो सकता है कि अगर हम कांग्रेस पे आरोप लगे कि कोई भी नेता डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता नहीं गया, ओके, जबकि जो इतना सब हो गया था तो जाना चाहिए था। और अगर हम बहुत न्यूट्रल अकाउंट लें लियोनार्ड मोस्ले का, लियोनार्ड मोस्ले ब्रिटेन के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, और 60 के दशक में उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत के विभाजन के ऊपर। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं वो कि कलकत्ता में जब सब दंगा हो रहा था और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, उसके बाद भी और उस दौरान भी कांग्रेस के नेता और खासकर नेहरू कलकत्ता नहीं गए, क्योंकि वो अपना कैबिनेट बनाने में व्यस्त थे, क्योंकि नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन चुके थे तब तक, अंतरिम सरकार के, तो अपना कैबिनेट चुनने में व्यस्त थे। और उस कैबिनेट में कितनी हिस्सेदारी जिन्ना की होना चाहिए, तो जिन्ना उस काम में व्यस्त थे। तो इन दोनों नेताओं ने जहमत नहीं उठाई कि वो कलकत्ता में जाके शांति स्थापित करे। तो मोस्टली कटाक्ष जो है वो कांग्रेस को उस वक्त करते हैं, और मैं इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण में किसी और, क्योंकि एक न्यूट्रल व्यक्ति है जिसकी हम न्यूट्रल निष्पक्ष होने पर सवाल नहीं लगा सकते हैं, तो उसका ये। तो इवन गांधी का जो पहला बयान आता है, जब वो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे शुरू होता है, और ठीक है सूचना क्रांति का दौर नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 24 घंटे के अंदर कलकत्ता में जो हुआ उसकी खबर दिल्ली में ना पहुंचे, ऐसा भी नहीं था। टेलीग्राम तो था, टेलीग्राम होते थे, ट्रंक कॉल होते थे, तार होते थे, सब चीजें थी। तो ये गांधी की जो पहली प्रतिक्रिया है वो 19-20 अगस्त के आसपास आती है। उसमें भी गांधी कहते हैं कि कलकत्ता में जो हो रहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। तो उनकी प्रतिक्रिया, जिस तरह का रिएक्शन गांधी का छोटी मोटी हिंसाओं पर जो आता था, जो खासकर जिसमें हिंदू दोषी होते थे और मुस्लिम पीड़ित होते थे, तो उनका बड़ा ही वेग बहुत ही पूरे वेग का, मेरा मतलब हिंदी वेग शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे प्रभाव के साथ जो है ऐसी घटनाओं का वो निंदा करते थे। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे की निंदा करने में या उस पर अपनी बात कहने में उन्होंने काफी समय लगाया। लेकिन उसके बाद नोआखली में जब दंगा होता है, तो तब भी गांधी को वहां पर 29 अक्टूबर को पहुंचना चाहिए था। 29 अक्टूबर को रवाना होते हैं दिल्ली से, 29 अक्टूबर 1946 को, कि जब उन्हें, क्योंकि पहले नोआखली में जब दंगा शुरू होता है 10-15 अक्टूबर के आसपास, जो लक्ष्मी पूजन, जब बंगालियों का त्योहार होता है, उस दिन जब दंगा शुरू होता है, उसकी खबरें जब निकलकर सामने आना शुरू होती है, क्योंकि बहुत ही आइसोलेटेड इलाका था वो, तो उसकी घटनाएं जब निकल कर सामने आती है, आनंद बाजार पत्रिका, बाकी अन्य बंगाली अखबार जब छापते हैं, और फिर जब उसको लेकर विरोध प्रदर्शन गांधी की सभाओं में होना शुरू होता है, तो बड़ा तगड़ा विरोध प्रदर्शन गांधी की सभाओं के अंदर लोग बोलते हैं कि आप नोआखली में सब हो रहा है, हिंदू महिलाओं के बलात्कार होने, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो गांधी उस पर जो बयान देते हैं, गांधी कहते हैं कि अगर किसी महिला का बलात्कार हो रहा है तो उसे अपनी जबान को अपने दांतों के बीच चबाकर मर जाना चाहिए। ये बाकायदा संपूर्ण गांधी वांग्मय जिसे भारत सरकार ने प्रकाशित किया है, उसके अंदर ये गांधी का बयान है, और ये मेरी पुस्तक के अंदर भी मैंने ये बयान दिया है। पर उन्होंने ऐसा बयान दिया ही क्यों? अब ये तो गांधी बताएं। तो गांधी ने बयान दिया कि महिलाओं का अगर बलात्कार होता है तो अपने शील की रक्षा के लिए उन्हें दांतों के बीच में जुबान को दबा के मर जाना चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया। तो इस बयान की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया पूरे भारत के अंदर आई। वो बोला कि इस तरह का गांधी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गांधी महिलाओं को इस तरह के सुझाव दे रहे हैं। तो गांधी को अगले दिन इसका खंडन करना चाहिए था, या उसके लिए कुछ एक बात कहनी चाहिए थी, लेकिन गांधी ने अपनी बात पे कायम रहे। अगले दिन उन्होंने जो बयान दिया वो और भी चौंकाने वाला था। गांधी ने कहा उस दिन प्रार्थना सभा में, वो सब तारीखें और सब पेज नंबर लिखे हुए मैंने अपनी पुस्तक के अंदर, कि और संपूर्ण गांधी वांग्मय से सब कुछ मैंने लिया, जिसकी सत्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो गांधी अगले दिन अपनी प्रार्थना सभा में कहते हैं कि मैंने कल कहा था कि महिलाओं को अपने दांतों के बीच में जुबान दबाकर मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने इस आत्महत्या के इस तरीके पर 2 लोगों से चर्चा की, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और डॉक्टर सुशीला नैयर, ये दोनों मेडिकल डॉक्टर हैं। तो मैंने इनसे जब इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि किसी मनुष्य के लिए दांतों के बीच में जुबान दबा के मर जाना असंभव है, यहां तक कि वो खुद का गला घोटकर भी कोई नहीं मर सकता, अपने हाथों से गला घोटकर नहीं मर सकता कोई। ये मेडिकल साइंस के अंदर इसको नहीं मेडिकल साइंस ये नहीं कहता कि ऐसा संभव है। लेकिन हाँ, अब मेरे पास एक दूसरा तरीका है कि इसलिए मैं अब सुझाव दूंगा
कि महिलाओं को अपने पास जहर के कैप्सूल रखना चाहिए, अपने पास जहर रखना चाहिए कि अगर ऐसा मौका आए तो वो जहर खा के मर जाए। तो गांधी ने जो पहले दिन तरीका बताया, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि नहीं, मेडिकल साइंस में संभव ही नहीं है कि खुद का गला घोटकर या दांतों में जुबान देकर कोई मर जाए। तो बोले जहर खा के मर सकता है? बोला हाँ, जहर खा के तो कोई मर सकता है। तो अगले दिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब मरने का तरीका मैं आज आपको ये बताता हूं। तो ये जो बयान थे गांधी के, इसको लेकर बहुत विरोध हुआ उस दौर में। फिर गांधी पर दबाव बना, क्योंकि आचार्य कृपलानी उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे। तो आचार्य कृपलानी और सुचेता कृपलानी को नोआखली की स्थिति देखने के लिए भेजा गया। तो वो जब आचार्य कृपलानी वहां से आए और उन्होंने कृपलानी रिपोर्ट के नाम से उसको जाना जाता है, जो उन्होंने नोआखली का वर्णन उस रिपोर्ट में दिया। जैसे संदेश खाली में आपने देखा होगा कि अभी कई लोग जा रहे हैं, नोआखली और संदेश खाली की घटनाओं को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करीब करीब मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। तो जब कृपलानी की रिपोर्ट जब आती है सामने, तो कृपलानी जो उसमें पूरा हाल बताते हैं, तो गांधी पूरे देश के अंदर एक बहुत उग्र वातावरण बन जाता है। तो गांधी नोआखली जाने की घोषणा करते हैं। तो 29 अक्टूबर को वो कलकत्ता पहुंचते हैं, अगर मैं तारीख सही बता रहा हूं तो 29 अक्टूबर 1946 को। तो उन्हें अगले दिन ही नोआखली के लिए निकलना था। लेकिन गांधी को रोक लिया गया वहां पर। उस समय सोहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री होता था, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। उसने गांधी को कहा कि आप नोआखली चले जाइए, लेकिन कलकत्ता के अंदर भी स्थिति खराब है। तब तक कलकत्ता में हिंदू मुसलमान का पलड़ा बराबर हो चुका था, मतलब हिंदू तब तक उभर चुके थे और बराबरी से मुकाबला कर रहे थे। तो बोला अभी कलकत्ता में ईद का त्योहार जो आने वाला है, ईद का त्योहार आने वाला है, कलकत्ता में अशांति हो सकती है, तो इस 6-7 दिन आप और कलकत्ता में रुक जाइए, क्योंकि आप रहेंगे तो यहाँ पे शांति बनी रहेगी। तो ऐसे करके रोक लिया, और तब तक वहां पे हिंसा चलती रही, और जितना उनको 7-8 दिन में करना चाहिए था करा। गांधी जब तक पहुंचे तब तक नोआखली के गांव जो है हिंदुओं से खाली हो चुके थे। वो सब कैंप के अंदर डर डर के, जो मुख्यालय, नोआखली मुख्यालय जो जिला हेडक्वार्टर होता है, वहां पे वो कैंप के अंदर हिंदू हजारों लाखों की तादाद में रह रहे थे। और गांव जो है पूरे की पूरे नोआखली में मुसलमानों से, हिंदुओं से खाली हो गए थे। फिर यहां पर मतलब निश्चित तौर पर गांधी ने नोआखली में जो कार्य किया वो काबिल तारीफ काम है। मतलब मैं कहता हूं कि खासकर जो 2 जनवरी 1947 को उन्होंने नोआखली पे जब वो देखा उनको कि यार मुझे एक जगह बैठकर, श्रीरामपुर में उन्होंने अपना कैंप बनाया था, नोआखली का एक गांव था श्रीरामपुर, वहां सर वो कंट्रोल करना चाह रहे थे कि शांति स्थापित करना चाह रहे थे। लेकिन लगा कि जब मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो उन्हें लगा कि मुझे हिंदुओं की पुकार सुनने के लिए नोआखली के गांव गांव में जाना पड़ेगा। तो 2 जनवरी 1947 को गांधी पदयात्रा शुरू करते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि गांधी ने जो करीब करीब 140 मील की पदयात्रा नोआखली में नंगे पांव की थी, हर गांव में जाके हिंदुओं की व्यथा, जो बच्चे कुछ हिंदू थे उनकी सुनी थी। और ये मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि गांधी की दांडी की यात्रा से ही महान उस यात्रा को मैं मानता हूं। अच्छा। और ये आखिरी बार था जब गांधी ने हिंदुओं के जख्मों पर मलहम लगाया था। उसके बाद ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो गांधी गांव गांव गए, गांव गांव जाकर वो हिंदुओं की व्यथाएं सुनी, उन्होंने अपनी आंखों से हाल देखा, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए उनको उन्होंने रिकॉर्ड पे रखा, जिससे शिकायत वो ऊपर तक पहुंचा पाए। तो गांधी ने जो कार्य किया था उस 140 मील की यात्रा में नंगे पांव, और मुसलमान लोग जो नोआखली गए थे उनके रास्ते में मल मूत्र बिखेर देते थे। शीशे के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े, उनके रास्ते के अंदर बिखेर दिए जाते थे कि नंगे पांव आएंगे तो उनके पांव में लग जाएंगे। जिस बांस के पुल पर एक 76 साल 77 साल का बुड्ढा इस उम्र में चलता था, उस पुल के कमजोर कर देते थे उन बांस के पुलों को, कि हो सकता है गांधी गिर जाए। एक बार तो यह हादसा होते होते बचा कि गांधी एक पुल पर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक वो पुल नीचे ढह गया। अगर गांधी 10 फीट ऊंचा पुल था, वो खाई एक नाले के ऊपर बना हुआ, तो अगर वो गांधी गिर जाते तो शायद उसी दिन उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती बड़ी। तो इस तरह के गांधी के ऊपर मुसलमान हमले कर रहे थे उस दौरान, उनको बच्चों से, मतलब बहुत वहवा वर्णन उस दौर का मिलता है। लेकिन मेरी नजर में गांधी की दांडी यात्रा से महान वो नोआखली की यात्रा थी। लेकिन यहां पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि वो गांधी का अंतिम कार्य था जो उन्होंने हिंदुओं के लिए किया। उसके बाद वो सिर्फ ऐसा लगा कि मुस्लिमों के जख्म, मुसलमानों के आंसू पोंछने का ही उसके बाद काम करते रहे। गांधी ने आखिरी मलहम जो हिंदुओं को लगाया वो नोआखली में लगाया था। लेकिन नोआखली में जब वो कार्य कर रहे थे तो उसी वक्त बिहार के अंदर दंगे शुरू हो गए थे। अक्टूबर में शुरू हो गए थे। नोआखली के दंगों के 15-20 दिन बाद जब खबरें आई तो बिहार में भी दंगे शुरू हो गए, लेकिन बिहार के दंगे रुक गए थे। ये फरवरी
1947 तक आते आते बिहार में जो दंगे थे वो एंटी मुस्लिम राइट्स जिसको हम कहते हैं, ओके। हिंदू मुसलमानों को भारी पड़ रहे थे वहां पर। हम्म। लेकिन फरवरी तक आते आते कांग्रेस में नेहरू ने बहुत तगड़े उधर हवाई हमले की धमकी देकर, और नगर नौसा पटना के पास एक जगह है, वहां पे 400 किसानों को गोली से हिंदू किसानों को मरवा दिया था। ऐसा कहते हैं कि नेहरू के आदेश पे हुआ था, और सबूत भी इस तरह की तरफ इशारा करते हैं। तो बिहार के दंगे कंट्रोल हो गए थे। लेकिन फरवरी में अचानक कुछ लोगों ने, बिहार के मुसलमानों ने जो है गांधी को नोआखली से बाहर निकालने के लिए बिहार की कहानियां थोड़ी बड़ा चढ़ाकर बताएं कि यहां पर मुसलमान डरा हुआ है। वो मुसलमान डरा हुआ मुसलमान जो है ना, ये 100 साल से भारत का एक जुमला है, ये आज भी 2024 में भी सुनते हो तब भी। तो बिहार का मुसलमान डरा हुआ है और बापू आप हमें बचाने के लिए आ जाओ, ऐसे कर करके गांधी को, तो नोआखली की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि गांधी अपने मिशन को बीच में छोड़कर बिहार आ गए। अच्छा, और उधर उल्टा काम किया क्या? जो तो बिहार के मुसलमानों को बचाना था उनको, तो वो हिंदुओं को वहां पर छोड़कर बीच में मार्च के पहले हफ्ते के अंदर वो 47 में बिहार आ जाते हैं। अब कहानी ये है, बाद में खुद आचार्य कृपलानी जब 14, 15, 16 जून को 1947 में भारत के बंटवारे का प्रस्ताव जब पारित किया जाता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, उसमें जब आचार्य कृपलानी भाषण देते हैं तो खुद कहते हैं कि मेरा गांधी की अहिंसा से विश्वास उठने लगा है, कि गांधी की अहिंसा ना ये नोआखली के अंदर असर करती दिखाई दी बहुत ज्यादा, ना बिहार में करती दिखाई दी, और जो नोआखली और बिहार में उन्होंने कार्य किया उसका असर पंजाब में होता दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा इस अहिंसा से विश्वास उठ गया। मुझे लगता है कि पंजाब में क्या हो रहा था? पंजाब में भी दंगा शुरू हो चुका था तब तक। अच्छा, मतलब जो डायरेक्ट एक्शन डे से जो दंगों की आग फैलती है वो नोआखली होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, सबको अपनी लपेटे में ले लेती है। तो भारत के एक साथ कई शहर जल रहे होते हैं। तो आचार्य कृपलानी कहते हैं कि ये पंजाब के दंगों को ये कार्य नहीं रोक पाया, तो मेरा अहिंसा में जो रास्ता गांधी का उस पर से विश्वास उठने लगा। और मैं तो ये कहता हूं कि खुद गांधी जी का भी अपने रास्ते पर से विश्वास उठने लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बंटवारे पर सहमत हो जाना चाहिए। तो ये स्थितियां थी जिससे गांधी अपनी जो ये कहते हैं कि लोकप्रियता उनकी तो गिरी रही थी इन सब वजहों से, लेकिन उनका जो प्रभाव जो था एक जमाना था गांधी का कि वो एक आवाज देते थे और लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल देते थे। हाँ। अंतिम समय के अंदर वो अपना प्रभाव खो चुके थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रकाश श्रीवास्तव ये बात नहीं कह रहा, ये मौलाना आजाद ने भी लिखी है अपनी पुस्तक में। वो इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखते हैं मौलाना आजाद कि पहले गांधी की छोटी से छोटी अपीलों का बहुत बड़ा असर होता था, लेकिन आजादी के आते आते, यहां मतलब 47 के समय का जिक्र करते हुए मौलाना आजाद लिख रहे कि गांधी की बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता था। खुद प्यारेलाल उनके सेक्रेटरी लिखते हैं कि गांधी अपने अंतिम समय में तेजहीन, आभाहीन, निराश दिखने लगे थे। खुद गांधी अपने अंतिम समय में कहते थे कि वो जानते थे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो बार बार ये कहते थे। उनका एक बड़ा तकिया कलाम बन गया था। प्यारेलाल नैयर उनके सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उनने गांधी पूर्ण आहुति 4 भाग में लिखी है, कम से कम 1-1.5 पेज है वो, गांधी के अंतिम जीवन का उसमें वर्णन है, इसलिए उसका नाम पूर्ण आहुति रखा। उसमें प्यारेलाल नैयर लिखते हैं कि गांधी का एक जुमला बन गया था, वो इतने निराश हो गए थे क्योंकि सुनता ही नहीं था कोई। तो जब कोई उनकी बात नहीं सुनता तो गुस्से में कहते थे, तुम मेरी बात तुम सुनते क्यों नहीं हो, चिता पर बैठा मुर्दा तुमसे ये कह रहा है। मतलब खुद को वो चिता पर बैठा मुर्दा मानने लग गए थे। अच्छा, मतलब गांधी अपने अंतिम समय में प्रासंगिकता अपनी खो चुके थे। मतलब ना उनकी कुछ, नेहरू पटेल उनकी सुनना बंद कर चुके थे, कितनी बार उन्होंने बोला। अब लुई फिशर वो व्यक्ति हैं, अमेरिका के बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने जो गांधी पे पुस्तक लिखी, उसी पुस्तक के आधार पर गांधी फिल्म हॉलीवुड ने बनाई, जिसको 7 ऑस्कर अवार्ड मिले। अच्छा। उसके अंदर लुई फिशर लिखते हैं कि गांधी को जो चिट्ठियां आती थी उनमें से 95% चिट्ठियों में गंदी गंदी गालियां उनके लिए लिखी होती थी। खुद लुई फिशर एक जगह पे अपनी पुस्तक में इसका जिक्र करते हैं कि गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष बने 47 में आजादी के बाद, और नेहरू पटेल को उन्होंने बोला भी था, इवन राजेंद्र प्रसाद को भी बोला था, लेकिन इन लोगों ने गांधी की सुनी नहीं। तो ऐसे कई घटनाओं का वर्णन लुई फिशर करते हैं कि जहां पर गांधी जो है उनकी इन लोगों ने सुनना बंद कर दी थी। तो गांधी अपनी प्रासंगिकता अपने विरोधियों में तो छोड़िए, अपने लोगों के बीच में खो चुके थे। तो ये जो समय में जो ये सबसे फेमस आता है चीज कि गांधी जी वीटो कर दिए थे पटेल जी का पीएम बनना, एक तरीके से जिद, 46 की घटना है ना, वो 46 की घटना है, इसलिए वो चल गया। और इसलिए पटेल जी का जो, अगर ये 47 में घटना होती, समझो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद वाली घटना होती, तो शायद ये मानी नहीं जाती और पटेल जी शायद पीएम बनते। अब ये बड़ा ऐसा सवाल है कि मतलब इतने if और बट लगे हुए हैं इसमें कि मतलब ये तो मतलब वो है कि
मतलब ऐसा होता तो ऐसा, तो ऐसा होता तो वैसा, तो मतलब इसको तो आप नहीं अंदाजा इसका, उसके लिए टाइम मशीन में वहीं जाना पड़ेगा और फिर स्थितियों को बदलना पड़ेगा और फिर होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो भगवान ही कोई काम कर सकता है। बट बस बीइंग यंगस्टर और जिसने इतनी कहानियां सुनी और पटेल जी से बहुत उम्मीद थी अगर ये होते तो ये हो जाता, एक ऐसा लगता है कि इंडिया कुछ महीने ही अनलकी था, थोड़े बाद में हो जाता शायद गांधी जी की अनपॉपुलैरिटी और जो उनका जो मान रह नहीं गया था उनकी बातों का, शायद उससे पटेल जी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है। ये क्या हो रहा था कि ये समझने की बहुत जरूरत है कि देखिए ये बात बहुत सबको मालूम है कि सरदार पटेल अगर आजादी के आंदोलन में आए या सार्वजनिक जीवन में आए तो गांधी से प्रभावित होकर आए। हाँ। गांधी उनके पहले नेता थे और गांधी की यस मैन माने जाते थे। मतलब कई लोग मजाक में सरदार पटेल के बारे में जब बुराई करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद या नेहरू के भी बयान थे कि गांधी की बात वो टालते नहीं थे सरदार पटेल, बिल्कुल फॉलोअर थे उनके। लेकिन 1947 में जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है उसके बाद जो घटनाक्रम तेजी से बदलना शुरू होता है, जब देश में सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू होता है, तब सरदार पटेल और गांधी के संबंध पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। और एक लंबी, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, लेकिन वो 42 से आपने जो बताया नहीं, मैं वो एक वैचारिक विरोध था, लेकिन अच्छा। कटु संबंध हो जाना, वैचारिक विरोध मेरे और आपके बीच में हो सकता है, वो भारतीय लोकतंत्र में हमेशा उसको स्वीकार्यता मिली हुई है। हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में उसको वैचारिक विरोध को हमारे यहाँ तो हर तरह को उसको मिला हुआ है। लेकिन संबंध कटु हो जाना, वो जब सांप्रदायिक स्थिति 1946 के बाद बिगड़ना शुरू होती है, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद, और आजादी के आते आते और आजादी के बाद, वो दिन पर दिन गांधी और पटेल के संबंध बुरे से बुरे, बुरे से बुरे, बुरे से बुरे दौर में चले जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मेरी पुस्तक में लिखे हैं वो सारे किस्से। एक किस्सा तो ऐसा है कि जिसमें जब गांधी अपनी आखिरी अनशन का ऐलान कर देते हैं पाकिस्तान को, उसका हिडन एजेंडा 55 करोड़ रुपए देना होता है। वो हिडन था क्या? हाँ, तो ओपन एजेंडा ओपनली नहीं कर रहे थे, लेकिन एजेंडा उनका 55 करोड़। ओपन एजेंडा क्या था? ओपन एजेंडा वो 7 शर्तें उन्होंने रखी थी कि मुसलमानों को सुरक्षित होना चाहिए, दरगाहों का निर्माण होना चाहिए, और उसमें शरणार्थियों के लिए कुछ नहीं था। नहीं, हिंदू शरणार्थियों के लिए उसमें कोई शर्त नहीं थी। उसमें था कि हिंदुओं को मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। इवन पाकिस्तान के लिए भी कोई शर्त नहीं थी कि आप उधर हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो तो अपने आप यहाँ भी कत्लेआम हो जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी कि हिंदुओं को खुद अपने हाथों से दरगाह और मस्जिद का पुनर्निर्माण करना चाहिए जो क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को बदले में हिंदू शरणार्थियों के लिए टेंट बनाना चाहिए, झोपड़ियों का निर्माण करना चाहिए। भाई, सांप्रदायिक सौहार्द 2 तरफा होता है। ये जो कहते हैं ना कौमी एकता या सांप्रदायिक सौहार्द, ये 2 तरफा होता है। ये नहीं होता कि आप उनकी मस्जिदों और दरगाहों का पुनर्निर्माण करें और उनको कुछ ना बोले। तो इस तरह का उनका। और गांधी जी का फिर ये इस पे क्या मत था जब वो सोमनाथ का वापस पुनर्निर्माण हो रहा था? और उसमें उनका मत बहुत क्लियर था। उनका ये मानना था कि जब इवन गांधी जी के भतीजे ही थे जिन्होंने जो उस वक्त सौराष्ट्र के प्रधानमंत्री बने थे, मतलब उसमें प्रधानमंत्री कहते थे राज्य के प्रमुख को। हाँ। तो गांधी जी के भतीजे ही थे वो जो बने थे। तो उन्होंने जब सोमनाथ सरदार पटेल के साथ मिलकर तय किया कि हम इसका पुनर्निर्माण करवाएंगे, तो गांधी जी के पास ये मसला पहुंचा था। सरदार पटेल ने बताया कि ऐसी इच्छा है कि इसका पुनर्निर्माण किया जाए। तो गांधी जी का यह कहना था कि ये देखिए, पुनर्निर्माण अगर करना है तो ये हिंदुओं को अपने पैसों पे करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए सरकारी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर हिंदू इतने सक्षम नहीं है कि इस मंदिर के लिए निर्माण के लिए भी पैसा ना दे पाए, तो फिर जैसा उसको वैसे ही छोड़ दो। ये गांधी जी का मत था। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जेल के अंदर जो गोडसे ने काम किया था, मतलब जेल में जब गांधी की हत्या की उसको जेल के अंदर जो कुछ कार्य कैदियों को मिलते हैं तो उसका एक पारिश्रमिक भी मिलता है जेल में काम करने का। अच्छा। तो 101 रुपए गोडसे ने बचाए थे अपने उस पूरे जेल के अंदर काम करते हुए। तो उसमें वो अपनी जो अंतिम वसीयत उसने लिखी है, उसमें वो लिखता है कि 101 रुपए जो है वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण में दान कर देना। उसने अपनी आखिरी कमाई जो है सोमनाथ मंदिर के निर्माण में दान कर दी। तो कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम वसीयत के माध्यम से भी जो है वो गांधी को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि आपने कहा कि सरकार पैसा नहीं देगी, लेकिन मेरे जैसे लोग हैं जो अभी भी अपना पैसा उधर देने। ये तो वैसा हो गया जो वो 20 रुपए अभी राम मंदिर के लिए कि एक गरीब औरत ने दिए। हाँ, लेकिन खैर 101 रुपए उस वक्त की हिसाब से ठीक रकम थी। अच्छा। लेकिन वो मैसेजिंग थी कि आपने मना किया सरकार निर्माण ना करे इस मंदिर का, लेकिन हम जैसे लोग हैं जो हम दे देंगे। तो वो खैर गोडसे का अपना एक काउंटर करने का गांधी का अंतिम समय तक एक तरीका था। हाँ, पर अब वो अनशन की बात तो अनशन, जब आखिरी अनशन 55 करोड़ रुपए लिए करते हैं, तो जब सरदार पटेल, नेहरू और मौलाना आजाद और गांधी जी बैठे रहते हैं, तो
मामला गर्मा गर्मी पे हो जाता है इन चारों के बीच में। और पूरा ये इस बैठक का वर्णन जो है मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में करके गए। तो वो लिखते हैं कि बहुत जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर जो है सरदार पटेल गांधी से बात करने लगे। तो हमने कहा कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं उससे गांधी जी को पीड़ा होगी, ये आपका तरीका ठीक नहीं है बात करने का। नेहरू और आजाद ने सरदार पटेल को बोला कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो सरदार, गांधी जी को पीड़ा हो रही है आप जिस भाषा में बात कर रहे हो उनसे। और आपको भी मुंबई कल अगले दिन से वो मुंबई यात्रा पर जाने वाले थे सरदार पटेल। बोला और इन परिस्थितियों में जब गांधी जी अपना अनशन कर रहे हैं तो आपको अपनी कल की मुंबई यात्रा को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा नेहरू ने और मौलाना आजाद ने पटेल को सुझाव दिया। ये सुनते से ही पटेल अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। ये मौलाना आजाद ने लिखा है। पटेल गुस्से में उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रुककर क्या करूंगा जब गांधी जी ने तय कर लिया है कि इस अनशन के माध्यम से वो सारे हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं। तो सरदार पटेल मुंह पे बोलने लगे थे कि आपने अनशन से हिंदुओं के मुंह पे कालिख पोत रहे हो बापू। और बड़ा इस तरह का उनका संबंध बिगड़ना शुरू हो गया था। इवन जब वो अनशन तोड़ देते हैं और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं तो सरदार पटेल तब यात्रा से मुंबई और सौराष्ट्र वगैरह की यात्रा से, काठियावाड़ की यात्रा से जब वापस दिल्ली पहुंचते हैं तो ये 22 जनवरी शायद वो तारीख है अगर मैं सही हूं तो गांधी जी से मिलने जाते हैं। तो खुद मौलाना आजाद लिखते हैं उसमें कि गांधी जी बड़ी गर्मजोशी से सरदार पटेल से मिले 22 जनवरी को, बड़े स्वागत किया उन्होंने। लेकिन सरदार पटेल के व्यवहार में तल्खी नजर आ रही थी। वो कुछ उखड़े से गांधी जी से नजर आ रहे थे क्योंकि उनका यह मानना था कि गांधी ने अपने अनशन के माध्यम से मुसलमानों को सुरक्षित कर दिया। ऐसा वो मौलाना आजाद लिखते हैं। उसी बैठक का जिक्र जो है वी शंकर भी लिखते हैं। वी शंकर कौन? आईसीएस अधिकारी थे, सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी थे। ओके। तो वो अपनी किताब उन्होंने लिखी है, सरदार पटेल के साथ कार्य करा था, उसको संस्करण उन्होंने पूरे लिखे हैं। तो उसमें वी शंकर लिखते हैं कि उस मुलाकात में सरदार पटेल से जब बातचीत हुई तब तक सरदार पटेल अपना इस्तीफा गांधी जी को भेज चुके थे कि मैं इस मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहता हूं। तो गांधी ने उनसे कहा कि इस पर विचार करो। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं अभी बिहार यात्रा पे जा रहा हूं और उसके बाद मैं आके विस्तार से आपसे इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं आपसे बात करूंगा तो ऐसे लोग आपके पास नहीं होना चाहिए जो आपके कान मेरे खिलाफ भरते हैं। वी शंकर लिखते हैं कि गांधी के आसपास ऐसे लोग मौजूद थे जो सरदार पटेल के दुश्मन भले ही ना हो लेकिन मित्र भी नहीं थे और वो गांधी को भरते रहते थे। तो सरदार पटेल बोलते हैं कि मैं आपसे मिलूंगा तो सही बापू, लेकिन जब हमारे बीच में बातचीत होगी तो दिल से बातचीत होगी, साफ बातचीत होगी और आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होगा जो मुझे आपको मेरे खिलाफ भड़काता हो। वो मुलाकात हुई और मुलाकात की तारीख थी 30 जनवरी 1948। आखिरी दिन वो मुलाकात होती है शाम को। और मुलाकात के अंदर सरदार पटेल कहते हैं कि नहीं, मैं इस मंत्रिमंडल में नेहरू के साथ नहीं रह सकता, मुझे मौलाना आजाद भी पसंद नहीं करते हैं और मैं इस मंत्रिमंडल में। तो गांधी जी ने मनाते हैं कि नहीं, आप मंत्रिमंडल में मत छोड़ो, आप और जवाहर दोनों की जरूरत है। वो क्यों कैसा करते हैं गांधी जी, वो भी वी शंकर लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको समझाया। गांधी जी तो चाहते थे कि दोनों में से कोई एक ही मंत्रिमंडल में रह सकता है, तो गांधी जी की इच्छा थी कि सरदार पटेल को मंत्रिमंडल से बाहर हो जाना चाहिए, जवाहर कर लेगा, क्योंकि सरदार पटेल का एंटी मुस्लिम गांधी जी उनको मानने लगे थे। लेकिन माउंटबेटन समझाते हैं कि अगर नेहरू को अकेला छोड़ दिया और सरदार पटेल को आपने बाहर जाने के लिए बोल दिया तो सरदार पटेल आज भी संगठन में बहुत मजबूत है, ये गलत फैसला हो जाएगा, गलती हो जाएगी, दो कांग्रेस हो जाएगी। ये लुई फिशर ने भी लिखा है, ये माउंटबेटन ने उनको आखिरी समय में समझाया। तो गांधी के साथ जो 30 जनवरी को उनकी हत्या से पहले जो मुलाकात हो रही है उसमें वो सरदार पटेल से कहते हैं कि अपना इस्तीफा वापस ले लो, आप दोनों की जरूरत है इस सरकार को चलाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वो फिल्म के अंदर भी दिखाया है कि मनु बहन उनको आके घड़ी दिखाती है गांधी जी को। तो गांधी जी की प्रार्थना का समय 5:05 होता था। उस दिन गांधी सरदार पटेल को समझाने में और सरदार पटेल अपनी दिल की बात कहने में इतना समय उस बैठक का, बड़े वक्त के पाबंद थे गांधी जी, वो बैठक इतनी लंबी खिंच जाती है कि 5:10 हो जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट, गांधी जी के लिए 10 मिनट भी बहुत कीमती होते थे। वक्त बड़े सीखना चाहिए युवा पीढ़ी को उनसे कि वो वक्त के बड़े पाबंद थे। तो 10 मिनट की देरी हो जाती है तो मनु बहन जो है उनको बार बार घड़ी दिखा रही होती है कि बापू लेट हो गए, लेकिन वो क्योंकि इतनी गंभीर बातचीत चल रही है जिसने मतलब एक सरदार पटेल जैसा व्यक्ति इस्तीफा देकर उसको समझाने की कोशिश हो रही है, तो मनु बहन भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर पा रही कि आप बात। तो सरदार पटेल की जो बेटी थी मणिबेन पटेल, वो मनु बहन को देख लेती है मनु बहन घड़ी दिखा रही है, तो वो टोकती हैं कि अपने पिता से बोलती है, बापू बोलती थी उनको भी, बोला बापू को देरी हो रही है प्रार्थना सभा में, अब हमको उसको खत्म करना चाहिए। तो सरदार पटेल बैठक से उठ के निकल जाते हैं, गाड़ी में मणिबेन के साथ बैठकर अपने घर निकल जाते हैं। गांधी जी चलना शुरू करते हैं। चलते चलते 5:17 होते हैं, वो
निकल कर आते हैं, आ रहे होते हैं भीड़ में से, इधर से गोडसे आता, गोडसे जब गोली मारता तो 5:17 पे गांधी की मृत्यु हो जाती है, गोली मारता है 5:17 पर 30 जनवरी 1948 के। उसके 15 मिनट पहले तक गांधी सरदार पटेल के साथ बैठे हुए थे और समझा रहे थे कि इस्तीफा मत, तो इस स्तर पर संबंध आ गए थे। अब उसके बाद जब गांधी की हत्या हो जाती है तो पटेल को जब खबर मिलती है और पटेल जब पहुंचते हैं तो पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके बाद नेहरू पहुंचते हैं। तो सरदार पटेल गांधी के पास में बैठे होते हैं और नेहरू जब आते हैं, जो वर्णन चश्मदीदों ने अपने अपने अकाउंट्स में लिखा, उसके आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, तो नेहरू उनके शब्द से, गांधी जी के शब्द से चिपट के रोने लगते हैं। और इसी बीच में माउंटबेटन आते हैं बाहर, वो भीड़ को बताते हैं कि मारने वाला मुसलमान नहीं हिंदू है, वो सब। तो जब अंदर आते हैं तो दोनों को वो एक कमरे में ले जाते हैं माउंटबेटन, सरदार पटेल और नेहरू को, और कहते हैं कि बापू की आखिरी इच्छा ये थी कि आप दोनों मिलकर काम करो। देन दोनों फिर गले मिलते हैं और नेहरू सरदार पटेल से कहते हैं कि सरदार आज हम अनाथ हो गए। तो उसके बाद फिर वो सरदार पटेल वैसे सरदार पटेल नहीं रहते, क्योंकि वो जो उनका रुख थे वो पूरा वो मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, उनके खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी लगातार सरदार पटेल कर रहे थे और कह रहे थे कि इन सबको पाकिस्तान जाना चाहिए, जिन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, इनकी जगह हिंदुस्तान में नहीं है, वो टोन डाउन हो जाते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये भी कि गांधी की जान बचाने में वो नाकाम रहते हैं सरदार पटेल। पहला हमला 20 जनवरी को करता है गोडसे, 10 दिन का समय होता है, पुलिस उस बीच में ढंग से जांच नहीं करती और 30 जनवरी को वही लोग फिर हत्या करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पटेल पर भी एक दबाव बन जाता है। फिर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सरदार पटेल के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर देते हैं सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर सरदार पटेल के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर देते हैं। फिर सरदार पटेल इससे बड़े आहत हो जाते हैं कि देखते हैं कि इन लोगों को नेहरू भी वो शह दे रहे हैं। फिर मार्च के पहले हफ्ते में इसी उसमें सरदार पटेल को हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये जो स्थितियां थी, वो सरदार पटेल के बारे में आप जो सवाल था, वो स्थितियां ऐसे घूमती गई कि फिर सरदार पटेल जैसे नहीं रह पाया। उसके बाद तो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा वो ऑपरेशन पोलो करते हैं, बड़ा काम वो करते हैं। लेकिन जिस फोकस जिस तरह से वो उनका नवंबर, दिसंबर और जनवरी 1948 में नजर आ रहा है, मतलब नवंबर 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक जिस तरह का तेवर सरदार पटेल का नजर आ रहे हैं कि किसी देशद्रोही की जगह इस भारत भूमि पर नहीं है, वो तेवर फिर उस तरह के नहीं उनके दिखाई देते। तो वो या तो ऐसा हो जाना चाहिए था, गांधी जी थोड़े और जी लेने चाहिए थे। मैं तो मानता हूं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया और हिंदुत्व की विचारधारा का बहुत नुकसान किया। उसने हिंदुत्व की विचारधारा को 30 साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति बन रही थी, शायद अगर गांधी को गोडसे 3 गोली नहीं मारता तो शायद गांधी, मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी इतने महान नेता के तौर पर याद नहीं किए जाते, निश्चित तौर पर वो महान नेता थे, महान नेता के तौर पर उन्हें याद किया जाता, लेकिन उनको जो भगवान की श्रेणी जो मिल गई है कि मतलब उनकी बुराई करने पर भी आप पे ईश निंदा कानून अघोषित रूप से लगा दिया जाता है, तो वो स्थिति को वो प्राप्त नहीं होते। वो मतलब महान नेता हमेशा थे और हमेशा रहते हैं, उसका तो फिर पॉलिटिकल, लेकिन वो जो भगवान बन गए, वो गोडसे की 3 गोलियों का भी उसमें योगदान था। तो मुझे मालूम है आपको किधर निकलना है, तो समय की थोड़ी कमी है। बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि आपने हमारे साथ 1 घंटा भी दिया और बहुत ही डिटेल में आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें, क्योंकि मैंने आपके पहले के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, मेरी बुक पढ़नी, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ा स्लो पढ़ता हूँ तो मेरी बुक पढ़नी है, बाकी है, पर मैं जब नेक्स्ट मिलेंगे जरूर पढ़ के मैं आपको और अच्छे सवाल पूछूंगा। और आई थिंक आपके बुक के 2 खंड है, उसका पहला खंड हमने कई लेवल तक पूरा कर लिया है, बट दूसरा जो है गोडसे के तरफ वो बाकी है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब जरूर उस पर बात करेंगे। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।